हेलो एवरीवन। ओके, तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस सेशन पे। ओके, हम आज डिस्कस करेंगे और जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। ओके, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये गूगल मीट है और ये फ्री वर्जन है, तो शायद जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का ऑडियो शायद नहीं आता है, ठीक है, और नहीं आएगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट देखा हूँ कि लास्ट टाइम फ्री वर्जन में क्या होता है कि मेरा आवाज़ तो रिकॉर्ड हो जाता है, जो आपका मीटिंग ऑर्गेनाइजर है। बट आप जो स्टूडेंट लोग जो बोलते हो मेरे को सुनाई देगा, बट क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका गूगल मीट वो रिकॉर्ड अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो हो सके आप जब बाद में आप देखेंगे यूट्यूब पे ये अपलोड होगा तो शायद आपको लगेगा कि मेरा आवाज़ कहाँ गया, ठीक है। तो पहले से ही बता दे रहा हूँ कि शायद आप लोगों का आवाज़ नहीं आएगा। तो चलिए हम सीधे डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, तो आप आपने सही डिसीजन लिया है, चाहे आप यहाँ पे हमारे पास कोर्स में ज्वाइन करो या ना करो, क्योंकि ये डेमो लेक्चर है। बट सबसे अच्छा डिसीजन ये है आप लोगों का कि एटलीस्ट आपने टाइम का महत्व को समझा है ना। इनफैक्ट जेपीएससी क्यों, है ना, जेपीएससी क्यों, अगर कोई भी सिविल सर्विस इनफैक्ट की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि पीटी मेंस इंटरव्यू ये हर चीज़ कॉमन होता है। पीटी मेंस एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, ये चीज़ कॉमन होता है। और आइडियल केस में क्या होता है, जो सबसे बेस्ट केस होता है कि तैयारी करने का तरीका क्या होता है ना। तो जनरली जेपीएससी का क्या रहता है कि यहाँ पे हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। बट नोटिफिकेशन जब आता है तो हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, पीटी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला हमारा स्टेज क्या होता है, पीटी। सेकंड स्टेज मेंस, थर्ड स्टेज योर इंटरव्यू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला ही स्टेज का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नोटिफिकेशन आएगा तो पीटी क्या करेंगे। और पीटी में भी आपको पता है सब कोई कहाँ पे ज़्यादा फोकस करता है ना। अभी आप लोग का कुछ क्वेरी है तो बाद में क्वेरी लूंगा, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा बताने दीजिए, फिर जब हम धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो फिर आप लोगों को और डाउट क्लियर होगा, ठीक। तो पीटी में सब कोई झारखंड जो जीके है फोकस ज़्यादा इसमें करता है, क्योंकि पीटी को क्रैक करने के लिए, है ना, झारखंड जीके का वेटेज देखेंगे तो 110 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है। तो जिसका भी झारखंड जीके काफ़ी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली है क्या है कि मेंस लिखेगा ही लिखेगा, है ना, मेंस लिखेगा ही लिखेगा। क्यों, क्योंकि कट ऑफ आपका जो 60 to 65 क्वेश्चन का रहता है, ठीक है, करेक्ट है। और दोनों पेपर मिला के परसेंटेज के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि सोचना होता है। ये आप इतना तक अगर इस रेंज पे रहते हो तो आपका ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे होगा तो आप मेंस लिखते हो। और पीटी के बाद जो मेंस है, यहाँ पे आपका क्या होता है, आपको टाइम देता नहीं है जेपीएससी, सिर्फ हार्डली 2.5 मंथ्स to 3 मंथ्स ये आपको टाइम, ठीक है। अब इस टाइम में आपको क्या करना रहता है, जो सिलेबस है जेपीएससी का, इतना वास्ट सिलेबस है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। मैं जीएस की बात करूँ तो GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, है ना। फिर आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पेपर जो खुद आप कोठा वगैरह नागपुरी लेते हो ना, लैंग्वेज लिटरेचर, प्लस आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है जनरल हिंदी और इंग्लिश, इतने सारे तो पेपर हैं आपके, ठीक है। तो इतना को आपको ये 2.5-3 महीना में कंप्लीट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है जब सिविल सर्विस का तैयारी करते हो तो आप इंटीग्रेटेड करो, आप इंटीग्रेटेड, है ना। मतलब आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता किसी भी का एग्जाम का, है ना, चाहे आप जब यूपीएससी का तैयारी करते हो, है ना, तो क्या आप सिर्फ पीटी का पहले पढ़ाई करते हो, नहीं करते ना। उसी टाइप का यहाँ पे भी सेम एप्लीकेबल होगा। इंटीग्रेटेड जब करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो आप, मेंस का सिलेबस तैयार करते हो, है ना। मेंस को सिलेबस को क्या क्या है उसको आप जितना पॉसिबल है उतना क्या करते हो, है ना, मैक्सिमम परसेंटेज कवर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। क्योंकि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस, जो पीटी का पेपर 1 का सिलेबस, राइट, और यहाँ का मेंस का सिलेबस जो जीएस वाला पार्ट है वो काफ़ी ओवरलैप भी करेगा, तो ऐसे भी आपको फायदा होगा पीटी में, ठीक है। और नहीं तो मेंस में, और पीटी भी ऐसा क्या है, पीटी तो जस्ट आपका क्या है, क्वालिफाइंग है ना। पीटी अगर आप पास कर भी लेते हो और मेंस में रह जाते हो तो अगेन यू आर अगेन
आप वहाँ पे आ जाते हो, फिर जीरो पे आ जाते हो, राइट। तो पीटी पास करना ही सिर्फ आपका मकसद नहीं है, राइट। पीटी भी पास करोगे तो क्या होगा, फिर आप जीरो पे आ गए, मेंस नहीं क्लियर होता है। तो आपका एंड जो टारगेट होना चाहिए कि आपका मेरिट में आना, ठीक है, मेरिट में आना। मेरिट लिस्ट में कब आओगे, जब आप सारा स्टेज को क्लियर करोगे, ये पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, राइट। और थर्ड तीनों स्टेज क्लियर करने के लिए आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, मैंने बता रहा हूँ कि ये इंटीग्रेटेड आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, होलिस्टिक, होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच जिसमें से क्या होगा कि आप मेंस का सिलेबस को बारीकी से पढ़ेंगे, और जितना भी हो सके आप जितना जल्दी, है ना, क्योंकि टाइम का इशू रहता ही रहता है। और ये कंप्लीट जो आपका होलिस्टिक है, अगर आप बिल्कुल अगर फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम, पहली टाइम मतलब फर्स्ट टाइम जेपीएससी या तो सिविल सर्विस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर लग जाएगा, है ना, 1 साल लग जाएगा। और जो एक्सपीरियंसड है, एक दो बार थोड़ा सा आइडिया उनको है, थोड़ा सा ऑब्वियसली उसको कम टाइम लगेगा। बट सिविल सर्विस एग्जाम जो सीएससी है, आपको टाइम मांगता है सारा कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, राइट। उसके बाद, है ना, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मेंस को तैयार कीजिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन वाला, कहाँ का नोटिफिकेशन आता है, देन अगेन स्विच बैक टू योर पीटी मोड, है ना। फिर प्रीलिम्स के लिए जाइए। और जैसे ही नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स के एग्जाम के बीच का जो टाइम है, वो आपका ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के आसपास रहेगा, 2.5 3 मंथ्स के आसपास। तो उसमें पीटी आप इजिली कवर कर लेंगे। ये तो हमारा रहा कि ये तरीका होना चाहिए जो 14 जेपीएससी है, या तो इनफैक्ट किसी भी जेपीएससी का। तो सिर्फ फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो हमारा 14 जेपीएससी आने वाला है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि ये आपका प्लान होना चाहिए, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है ना, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना। आप लोग मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, हाँ बोलिए। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ठीक है, समझ गया मैं। आप म्यूट कीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, समझ गया आपका कुछ। देखो होता क्या है ना, जब आप स्पेसिफिक जो होता है ना, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि मुझे पीटी के लिए इतना देना ही चाहिए, है ना, पीटी के लिए अब 3 to 4 मंथ्स, ऐसा नहीं, कुछ रूल्स नहीं है कि पीटी के लिए 3 to 4 मंथ्स, मेंस के लिए 6 to 7 मंथ। क्योंकि ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम का कैलेंडर किस हिसाब से वो लोग नोटिफिकेशन निकाला है, राइट। आपको फिर नोटिफिकेशन के बाद आपका मतलब कोई जो होता है कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। नोटिफिकेशन के बाद, नोटिफिकेशन के बाद आपका जो है आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा। आयोग क्या चाहता है ना। तो नोटिफिकेशन जहाँ से निकल गया तो फिर आप अपने हिसाब से तैयारी नहीं कर सकते, फिर आपको आयोग के हिसाब से कि कब आपका पीटी का एग्जाम है, फिर आपको उस मोड पे स्विच करना पड़ जाएगा, मेंस कब है, राइट। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब क्या करते हो आप, अपने हिसाब से तैयारी करते हो, है ना। कि फॉर एग्जांपल मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पे और हमको कमांड करने की ज़रूरत है, कौन सा किस किस कोई कौन सा जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक है, कहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये कब करते हो आप, अपने हिसाब से, जब नोटिफिकेशन से पहले की बात है ना, क्योंकि उस समय कमांड आपके पास है, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक जो मर्जी जो सब्जेक्ट जितना टाइम देना है आप दे सकते हो, बट नोटिफिकेशन से पहले, वंस नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड, है ना, और आउट, तो फिर आपको आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंस में जो होता है, सबसे पहले देखिए, अब देखिए जो गेम है आपका सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो गेम है ना, जो इसका गेम थियरी है, इसका थियरी गेम क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। सीएससी का जो गेम है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये गेम कैसे होता है। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपका जो पीटी एक फेज, मेंस दूसरा फेज, और इंटरव्यू तीसरा फेज, क्लियर। पीटी मेंस इंटरव्यू, ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आप कितना भी मार्क्स ले आइए, 200 फॉर एग्जांपल, बहुत आपने मेहनत किया पीटी में, ठीक है, 200 क्वेश्चन में 180 प्लस सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज टेस्ट हो गया, ठीक है। बट क्या जहाँ पे आपका एक्चुअल मेरिट बनेगा, यहाँ तो सिर्फ आपको
एंट्री मिलेगा मेंस में जाने के लिए, है ना, उसके बाद इसका काम खत्म, देयर इज नो यूज, राइट। इसके बाद कोई यूज नहीं है। मेंस में क्या होता है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे फंसती है। यहाँ पे क्या होता है, अब इसी दो पे मेंस प्लस इंटरव्यू में मेरिट बनता है, और खासकर जो मेंस का वेटेज है ना, आप ये बोल सकते हो कि आपका 95% ऑफ वेटेज आपका आएगा, नंबर का मामले में देखोगे तो मेंस का, और इंटरव्यू का आपका यू कैन से 5 to 10%, और यू कैन से 90% जो भी करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का होता है, राइट। तो ज़्यादा मार्क्स का नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो भी है आप 5%, 10%, ठीक है, जो भी करना है आपको यहाँ कर सकते हो। बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कमांड है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में भी आपका उतना कमांड नहीं रहता है, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड करता है कि जो आपने बोर्ड पे किस मेंबर ने आपका किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, तो उसके पास आपके पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है, राइट। इसको कोई अच्छा मिल गया, कभी लक का फैक्टर है, बट सबसे ज़्यादा फिर अगेन जो कमांड है आपका कहाँ पे रहता है, मेंस में। ठीक है, तो आपका जो पकड़ बनना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे होना चाहिए, मेंस में। तो आपके पास यही यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं। आप यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे मेंस में। मेंस में भी क्या होगा, दो तरह के बच्चे होंगे, कैसे, एक जो होता है स्पून फीडिंग वाले बच्चे होंगे, है ना, स्पून फीडिंग वाले बच्चे, और दूसरा क्या होता है, एनालिटिकल वाले स्किल्स वाले बच्चे होते हैं, है ना, जो थोड़ा इनोवेशन वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनोवेशन मतलब जो थोड़ा सा एनालिटिकली जो सोचते हैं, एनालिटिकली, है ना, एनालिटिकल स्किल्स, स्किल्स, ठीक है, जो थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स में समझ रहे हैं, तो जिस थोड़ा बहुत अपना इनोवेटिव आइडिया लगाते हैं। और स्पून फीड वाले जो बच्चे क्या होते हैं, पके पकाया उसको चाहिए। तो पके पकाए का मतलब क्या हुआ, कि वो इस चक्कर में रहते हैं कि कहाँ पे नोट्स मिल रहा है, ठीक है। और नोट्स में भी, है ना, क्वेश्चन और आंसर कहाँ पे डायरेक्ट मिल रहा है, कि सर हम क्वेश्चन आंसर को, तो क्वेश्चन पॉलिटी का पढ़ लिए, तो क्वेश्चन पवेड का पढ़ लिए, ठीक है, ऐसे करके वो इस टाइप के डायरेक्शन से तैयारी करते हैं, ठीक है। फिर अगर बुक भी पढ़ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में भी, अब यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि वो एक अपना जरा सा भी, है ना, दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जरा सा भी दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल मैं दूंगा, समझ में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रियम्बल पढ़ रहे हो, प्रस्तावना पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रियम्बल पढ़ा आपने, ठीक है, प्रियम्बल पढ़ा, तो जो A to Z लिखा है बुक में, है ना, एक तो आपको A to Z सारा याद रहेगा नहीं, है ना, तो उसमें से भी आपका क्या पढ़ोगे तो, है ना, मान के चलिए यहाँ पे 100% का कंटेंट है, बट आप जब पढ़ते हो तो लगेगा सब याद होगा, जब एग्जाम पे आएगा, डिलीवर करने की बात आएगी, ठीक है, तो आपको याद नहीं जाता। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एक तरह से रट्टा फिकेशन किया है आपने, ठीक है, रट्टा फिकेशन क्यों, कुछ समझ में आपको आया नहीं है, ठीक है। और एक क्या होता है कि यहाँ पे आप दूसरा, इसी में जो बच्चे हैं ये क्या होता है, करंट अफेयर्स का यूज करते नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं बताया कि वो है ना, उसको सब कुछ पका पकाया चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, है ना, यहाँ तक ट्यूशन चाहिए, मतलब कोचिंग चाहिए, ठीक है। बट करंट अफेयर्स को कहाँ पे यूज करना है, ये तो कोई नहीं बताता है ना। करंट अफेयर्स का कंटेंट जो होता है, करंट अफेयर्स तो इंडिपेंडेंट आप पढ़ लेते हो, बट मेंस में क्या होता है, कौन सा करंट अफेयर्स, कौन सा करंट अफेयर्स कहाँ पे यूज करना है, मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, है ना, प्रियम्बल का ही ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से प्रियम्बल प्रियम्बल को एक मोनोटोनस, जो मतलब जो सभी बच्चे लिखेंगे, और दूसरा बच्चा जो इस कैटेगरी में आते हैं कि अपना थोड़ा सा स्किल्स दिखाएंगे, हुनर दिखाएंगे, इनोवेटिव दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना रिलेवेंट क्या आता है, रिलेवेंट एग्जाम्पल देंगे करंट अफेयर्स का, है ना, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कोट करेंगे, राइट। यहाँ से थोड़ा सा मतलब इस ये वाला बच्चे से, है ना, ये वाला जो बच्चे हैं इस टाइप के स्टूडेंट से और इस टाइप का स्टूडेंट में थोड़ा सा यहीं पे डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि ये तो ये वाला जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट में करेगा, क्यों, क्योंकि वही आपका नोट्स, वही बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, तो जो आप कर रहे हो सामने वाला भी वही कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक तरह से मोनोटोनस है, ठीक है, वो स्टैटिक वाला पार्ट हो गया, है ना, वो हर जगह आपका कॉमन है। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा आ जाता है डायनेमिक, डायनेमिसिटी, डायनेमिसिटी, इसमें क्या होता है कि आप खुद, ये चीज़ आपको कब आती है, जब आप खुद इस एग्जाम को समझते हो,
बारीकी से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, तो आपको समझ में आएगा क्यों। क्योंकि देखिए ये चीज, जो चीज़ आप करेंगे वही सब करेगा, तो फिर आप सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। और सिलेक्शन का रेशियो जानते हैं कितना परसेंटेज होता है ना, 3%, 5%। टोटल अगर देखोगे जितना एप्लीके जितना सीट है, फॉर एग्जांपल 200 सीट है, ठीक है। इसका कितना फॉर्म भरता है ना, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, डिपेंड की हर साल कितना ये रहता है, राइट। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, कितना आएगा, वही 2%, 3%, 4% के आसपास आता है, 5%, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितना है इसका, 3 लाख, कभी 4 लाख। तो इतना तो सक्सेस रेशियो है, तो सक्सेस रेशियो कितना है, बहुत कम है। और वही अगर आप घिसा पीटा मोनोटोनस, वही कोचिंग नोट्स, वही स्टैंडर्ड बुक्स, और आपका खुद का एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, कहाँ पे डायग्राम बनाना है, कहाँ पे रिलेवेंट एग्जांपल देना है, तो फिर आप इसमें आना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं प्रियम्बल का ही। और मैं आपको यहाँ तक किसी को कोई डाउट, चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोगों को, है ना, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई डाउट। 1 सेकेंड। ओके, फाइन। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके। हम्म। अच्छा अच्छा, बोलिए। हाँ, आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। अच्छा। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट। तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आप म्यूट कर लीजिए, अपना इको कर रहा है, ठीक है। ओके, समझ गया, आपका प्रॉब्लम समझ गया। चलिए बोर्ड पे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेरी है, उसको मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि मान के चलिए, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, काफ़ी क्वेश्चन आता है ना। जो प्रियम्बल टॉपिक है, आप भी समझते हो कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कोई मतलब चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, राइट। तो आप उसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रियम्बल का ही टॉपिक लिया, ठीक है। अगर प्रियम्बल का कंटेंट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे कि बहुत ही यूनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। तो देखिए प्रियम्बल जब आप पढ़ते हो, है ना, कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सारा बुक में है, उससे भी नहीं जाता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जब प्रियम्बल पढ़ते हो तो बहुत सारे लोगों को क्या लिखेंगे, है ना। प्रियम्बल क्या है, मैं थोड़ा सा जेनरिक आइडिया दे देता हूँ कि बाकी लोग क्या करते हैं, फिर आपको क्या करना है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस, तब समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है बाकी, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्मल लोग हैं क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताइए, जो नॉर्मल लोग हैं क्या करेंगे। वो नॉर्मल लोग जो बेसिकली कि आपका कब आया प्रस्तावना, है ना, ये सब फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे लोग, जो मतलब लोग क्या, जो कॉमन लोग हैं। जब लोग की बात कर रहा हूँ तो कॉमन लोग हैं, ठीक है। कॉमन लोग, तो एक कॉमन लोगों की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे इधर थोड़ा लोग जो एनालिटिकली जो स्किल्स वाले लोग हैं, इनोवेशन वाले, हल्का सा इनोवेटिव, थोड़ा सा इनोवेटिव तो आपको होना पड़ेगा, है ना। इनोवेटिव वाले लोग हैं, ठीक है। कॉमन लोग जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, है ना। ये आपके वही जो मैं 5% वाले बच्चे नहीं रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5% वाले बच्चे मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा है, ठीक है। तो सबसे ये क्या करेंगे, प्रियमल के बारे में लिखेंगे, तो ये लोग क्या लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले बोलेंगे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आत्मा बोलेंगे, ठीक है। आत्मा बोलेंगे। फिर क्या बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी बोलेंगे, है ना। ये आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली आपको समझा रहा हूँ कि यही सब कॉमन जो वर्ड है। फिर क्या लिखेंगे, ये लोग बोलेंगे कि जो फिलोसफी है ना, विजन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका स्टेट है ना, नेशन जो है, नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो नेशन का क्या है, विजन जो है, फिलोसफी, उसकी बात करते हैं, है ना। विजन फिलोसफी की बात करेंगे। प्रियम्बल ही करता है, और क्या करता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग सीधे नॉर्मल के, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो क्या बोल देंगे वो लोग, ये बोल देंगे कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये बोलेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल है, किस चीज़ का गाइडिंग करने के लिए, आपका शासन करने के लिए, राइट, गवर्नेंस, ठीक है। गाइडिंग मतलब दिशा निर्देश देना, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, और ये शासन मतलब शासन करने का जो दिशा निर्देश देता है, वो कौन देता है, प्रियम्बल देता है। यही लिखोगे इंट्रोडक्शन, अगर आपने इससे ज़्यादा क्वेश्चन लिखोगे, और बहुत ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, आपने डेट डाल देगा, है ना। बहुत ज़्यादा होगा तो क्या डाल दोगे, कि डेट डाल दोगे,
कि 26 जनवरी, ठीक है, 1949 ये अडॉप्ट किया गया था। फिर उसको इनेक्ट कब किया गया था, ये आपका एडॉप्शन डेट हो गया। ठीक है, और आपका इनेक्शन डेट आपका वही 26 जनवरी, सॉरी सॉरी, ये तो ये वाला डेट डाल दिए। क्या था, 13 दिसंबर था। 13 दिसंबर आपका 1946 था। ठीक है, और एडॉप्शन डेट ये था, राइट, एडॉप्शन डेट। और इनेक्टेड डेट में क्या डाल दो, 26 जनवरी डाल दोगे, 1950, ये डालते हो। इससे ज़्यादा क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे। उसके बाद आप कहाँ पे सीधे आ जाओगे, ये सारे कीवर्ड में आ जाओगे, राइट। एक सेकंड ना, आप इस कहाँ कहाँ पे आ जाओगे कि आप ये सब डायरेक्ट बोल दोगे कि ये डेफिनेशन में जो मतलब कीवर्ड सब रहता है ना, फीचर्स में जो फीचर्स क्या क्या है वो सब डालते हो, विशेषताएं। फॉर एग्जांपल आपने सॉवरेन डाल दिया, सोशलिस्ट डाला, डेमोक्रेटिक डाला, रिपब्लिक डाला, राइट, ये सब फ्रेटर्निटी ये सब डालते हो। जब आप कहाँ पे बात करते हो कि अमेंडमेंट जो हुआ था, कौन सा, 42वें संशोधन, राइट, 1976, कौन सा डाला गया था, ये सब में ये सब डिस्कस करोगे और क्या करोगे, है ना। आपने क्या किया, जो फिर आप क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल का जस्टिस की बात करोगे आप, है ना, न्याय की, न्याय में भी कौन सा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फ्रेटर्निटी, है ना, और आई मीन सॉरी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बात करोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा क्या करोगे आप बताइए, है ना। जनरली ये सब करता है। अब आप क्या करेंगे, है ना। ये तो सब कोई लिखेगा, ये क्या लगता है कि जो जितना चीज़ मैंने बताया, जो ये आपको पता है ना, आपको पता है, क्या जो सामने वाले स्टूडेंट है उसको नहीं पता है, उसको ही पता होगा। ठीक है, तो आप दूसरे से अलग कैसे होंगे, सॉरी, दूसरे से अलग कैसे होंगे, मैं बताता हूँ। आप कैसे सोचेंगे, है ना। मेरा काम है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आपका जो सोचने का तरीका है, थॉट प्रोसेस, उसको मैं बिल्डअप करने का मेरा काम है। ठीक है, पढ़ना आप ही को है, सब कुछ आप ही को करना है, बट मैं आपको क्या करूँगा, वो डेवलप करूँगा कि कैसे आप थॉट प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, जब प्रियम्बल बन रहा होगा, ठीक है, तब आप कहाँ बना, ये देखिए डेट, आपको सबको पता है, संविधान सभा में बना। ठीक है, संविधान सभा में बना। ठीक है, संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना, राइट, ओके, यहाँ तक ठीक है। तो आपको क्या आपको नहीं लगता कि हाँ, इसका रूट में भी जाना चाहिए था हमको, है ना, इसका रूट में भी जाना चाहिए था, यहाँ तक हमको पहुँचना चाहिए था। आपने यहाँ पे नहीं पहुँचा, क्यों, क्योंकि आपने जो सिविल सर्विस का माइंडसेट है ना, आपका जो स्किल है, क्योंकि आप वहाँ पे अंदर गए ही नहीं। तो आपको सोचिए, मैं ऐसे पूछूं आपसे, ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ना, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो, है ना, जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो। तो आप क्या समझ के तैयारी कर रहे हो कि मैं वीडियो बनूं, एक सेकंड, वीडियो बनूं, ठीक है, डीएसपी बनूं, है ना, डिप्टी कलेक्टर बनूं, ना, जो भी और सारे पोस्ट है, एजुकेशन ऑफिसर वगैरह जितने भी है ये सब, बट सब कुछ चाहता है कि हायर पोस्ट मिले, है ना। सिमिलरली जब हमारा संविधान बन रहा था, ऐसा सोचो आप, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, संविधान जब बन रहा होगा, तो उस टाइम हमारा दिमाग में फिर ये वीडियो बनने के बाद आपका क्या रहेगा, जिस भी ब्लॉक में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है, जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग होगा, क्या करोगे आप, एक आपका तो पहले जब सिस्टम में नहीं जाते तो आप क्या करते हो, एक आदर्श ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हो, है ना, आदर्श ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हो, है ना, आइडियल ब्लॉग, कि हमारे जितना भी हो बेहतर से बेहतर हम उस ब्लॉग को बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, एक मॉडल मॉडल ब्लॉग बनाने की कोशिश करोगे, यही करोगे, किसी को भी कोई सा भी परेशानी ये सब ना हो, सब कुछ चंगा हो, है ना, सब कुछ क्या हो उसमें चंगा हो, यही चीज करने की कोशिश करोगे। सिमिलरली जब संविधान सभा में ये सब डिस्कशन हो रहा था, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो उस टाइम के जो लीडर्स थे, लीडर्स, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी लाना चाहिए था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, ठीक है।
आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों लाना चाहिए था, आप कोई बता सकते हो? क्यों कोई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों लाना चाहिए बताइए इस टॉपिक में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है क्यों लाना चाहिए बताइए। जो उद्देश्य संकल्प है, वो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, उद्देश्य संकल्प और उद्देश्य प्रस्ताव क्यों लाना चाहिए इस टाइम पे। देखिए, जब संविधान सभा बन रहा था, मतलब डिस्कशन चल रहा था, तो सबका क्या था दिमाग में कि हमारा जो देश है, नेशन, नेशन, ठीक है। उस समय हमारा संविधान सभा में प्रियम्बल का भी डिस्कशन चल रहा था। नॉर्मल जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कौन सा शेड्यूल, कौन सा आर्टिकल्स, क्या क्या प्रोविजंस, प्रावधान, सबका डिस्कशन हो रहा था। राइट, करेक्ट और नॉट? तो उस समय के लोगों का दिमाग में क्या चल रहा था बताइए आप। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा आपको चीज़ें, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप वीडियो बनने की, जैसे बताया कि डीएसपी बनने की कोशिश कर रहे हो, वीडियो बनने की कोशिश कर, आप भी इस टाइप का सपना देख रहे होंगे कि जहाँ पे मैं काम करूँगा तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो सबसे बेस्ट हो। ठीक है, मेरे पास जितना अथॉरिटी है उस पर सबसे बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें। तो सिमिलरली उस टाइम के जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो मतलब डील कर रहे थे उस टाइम पे, कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू कर रहे थे, है ना, पंडित, सिंपल लिख दे रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके साथ है ना अंबेडकर जी, अम्बेड बी आर अम्बेडकर। तो ये लोग का दिमाग में क्या चल रहा था उस समय कि हमारा जो नेशन है वो कैसा हो, एक आइडियल हो ना, आइडियल हो, जिसमें से जिसकी बात करते हैं हम सोशलिस्ट, या तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, ये सब की बात कर रहे थे हम। ठीक है, अब इस सब में, अब बाद में तो हमारा संविधान संशोधन में हुआ 42 में, बहुत सारे को ऐड किया गया, तो उस पर हम नहीं जाते। तो इससे आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, आप बताइए यहाँ पे कि ये सब हमको डिबेट में लाना चाहिए। ठीक है, कि क्यों, जो हमारा नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था, राइट, उस समय राष्ट्र निर्माण की बात हो रही थी, नेशन बिल्डिंग, कि नेशन बिल्डिंग होगा तो किस टाइप का होगा। तो हम सब ने डिस्कस जानते हैं कि पीपल के बारे में होगा। तो इसीलिए हमारा जो संविधान ये है, प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा कि वी द पीपल, आप पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो ये सब डिस्कशन पे आपको लाना पड़ेगा। अब हम भारत के लोग, इसको हम एक टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, यही वाला जो टर्म्स है यही आपको दूसरे से अलग करेगा। अब क्या होगा, अब वी द पीपल ऑफ, है ना, वी द पीपल, वी द पीपल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉपुलर सॉवरानिटी। ठीक है, पॉपुलर सॉवरानिटी। ठीक है, अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट है कि आपको आपको कैसे दूसरे से अलग लिखना है? ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि पॉपुलर सॉवरेनिटी को हम क्या बोलते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता। आप खुद बताओ, अब ये वाला वर्ड कितने लोग लिखेंगे प्रियम्बल में? ठीक है, कितने लोग लिखेंगे और कितने लोगों को थोड़ा सा है कि इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे, सॉरी थोड़ा सा माइंड छूट गया ना, कितने लोग जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी को लिख पाएंगे और कितने लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जाना चाहिए था, है ना, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मेन पर्पस था, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस, और नेशन नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस किसके लिए होना चाहिए, है ना, यहाँ के जो लोग हैं, भारत के लोग, विद द पीपल, विद द पीपल, हम भारत के लोग। और इसके लिए हम एक वर्ड होता है सॉवरेनिटी, मतलब लोकप्रिय, लोकप्रिय संप्रभुता। और उसमें से एक कीवर्ड आपको बताया कि यहाँ पे जो है पहला ही कीवर्ड होता है जो सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता, प्रियम्बल में। एक डिफरेंस आपको समझ में आया कि एक सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, और एक लोकप्रिय नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना, दो चीज आपको समझ में आ गया। संप्र एक सेकंड, हिंदी में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होता है, मेरे भाई है ना, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा इसमें। संप्रभुता, एक संप्रभुता हो गया, दूसरा क्या हो गया, लोकप्रिय, थोड़ा पेन का चेंज कर लेते हैं कलर, लोकप्रिय, लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है, आप आपने सबने लिखा होगा संप्रभुता, बट जिसने लोकप्रिय संप्रभुता लिखा हो, यही छोटा छोटा जो डिफरेंस होता है ना, यही आपको मार्क्स दूसरे से, ये देखिए हर क्वेश्चन में एक नंबर, आधा नंबर भी अगर दूसरे से अलग मतलब लेके जाते हो तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं?
मतलब कितने नंबर अलग हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर हर चार जीएस में है, आप चार चार क्वेश्चन लिखते हो, तो चार क्वेश्चन में अगर एक एक नंबर दो दो नंबर डिफरेंस कर, फॉर एग्जांपल अपने चार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में सब दो दो नंबर दूसरे से अलग लेके आ गए, तो यहाँ से कितना अलग हो गया? 8 नंबर हो गया एक पेपर में, है ना? दूसरा पेपर में फिर वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, फिर 8 नंबर हो गया। 3 जीएस है, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 नंबर हो गया। 4 जीएस है, चौथा जीएस में यहाँ पे भी आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा हो गया हर में, तो 8 दूना 16 दूना 32। और ये 32 नंबर आपका डिसाइड करता है कि यू आर इन। तो एक एक नंबर दो दो नंबर का ही डिफरेंस कितना क्रिएट कर दिया चारों जीएस मिला के? चारों जीएस मिला के कितना? 8 दूना 16 32, राइट? ये और 32 नंबर आपका ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर होता है, ह्यूज नंबर, ठीक है, इन जेपीएससी और एनी सिविल सर्विस मेंस, ठीक है। तो ये संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता ही क्या क्या, थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ठीक। और एग्जांपल देते हैं तो और चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये चीज़ को डिस्कस किया, तो यहाँ पे आपने क्या हो गया कि जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो फ्रेमर्स थे, है ना, फ्रेमर्स मतलब फ्रेमर जो हम बनाने वाले थे, निर्माण करने वाले थे, उसके दिमाग में क्या आया था? नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस आया था, राइट? राष्ट्र निर्माण का, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस। अब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस मैंने क्या बताया, किसके लिए? पीपल के लिए। और इसी पीपल को आपको यहाँ से लिंक कर देना था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया इज नथिंग बट योर, मैंने जो भी बताया आपको, क्या है ये? दिस इज नथिंग बट योर पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट योर सोवरेनिटी और पॉपुलर सोवरेनिटी, राइट। और एक चीज आपको समझ में आएगा डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या, किस चीज़ का प्रोसेस हो गया? ये जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट होते थे संविधान सभा में कि हमारा देश जो है, भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण कैसे होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, किस किस चीज़ को होना चाहिए, ये चीज़ आपने समझा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया, ओके। उसके बाद हम सारा चीज़ों को एक 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 जो कीवर्ड है वो सब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लोग कैसे डिस्कस करेगा, हम कैसे करेंगे, हम दूसरे से अलग कैसे होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी, एक जो हमारा क्या होता है, प्रियम्बल का जो मेन फीचर है, कंपोनेंट है, क्या है ना, सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी में बारे बात करेंगे, SOVREIGN, या तो सॉवरेन, ठीक है, सॉवरेन मतलब संप्रभुता, संप्रभु, संप्रभुता, ठीक है। सेकंड में क्या है आपका, सोशलिस्ट। और यहाँ तक ये बोलो कि जो ओरिजिनल में क्या था, है ना, ओरिजिनल में क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए था, पहले क्या था और बाद में क्या आया, राइट? ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर उसको इस डायरेक्शन पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, कि पहले क्या था स्टार्टिंग में, ठीक है, क्लियर। और बाद में जो अमेंडमेंट हुआ, वो उसके बाद क्या हुआ, यही है ना, आया समझ में? फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखने की कोशिश करूं, चलो ओरिजिनल प्रियम्बल की हम बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं कि बता दो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल क्या था, तो आपको ऐसा लिखना भी पड़ेगा हेडिंग। चलो भाई, ओरिजिनल प्रियम्बल क्या था, मतलब जो मूल प्रियम्बल था, मूल प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है ना, मूल सब जो मूल है, मूल प्रस्तावना, ठीक है, मूल प्रस्तावना का क्या है, तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे जो कीवर्ड सब था, तो सबसे पहले एक ये वाला था सॉवरेन, सेकंड में डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। थर्ड में क्या था आपका, रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणराज्य, राइट, डेमोक्रेटिक और ये गणराज्य, यही था। बाद में जब हुआ, बाद में ये सब जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब कब हुआ, ये सब आपका कब हुआ, 42nd जो हुआ था 1976 में अमेंडमेंट, है ना, वहीं पे ये सब डाला गया था। क्या डाला था, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ओके, एंड इंटीग्रिटी, अखंडता, यही सब जोड़ा गया था। तो इस सबको आपको जानना है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, तब आपको और आपको लगेगा कि हाँ हमें क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, अभी आपसे पूछता हूँ मैं, चलो कैसा क्वेश्चन पूछूंगा
कि इंडिया जो है हमारा नेशन नेशन सोशलिस्ट होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, या दूसरा में कैपिटलिस्टिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। ठीक है, समाजवादी या पूंजीवादी। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि हमारा यहाँ पे एक कीवर्ड है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ सोशलिस्ट की तो सोशलिस्ट होना चाहिए या कैपिटलिस्ट होना चाहिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर कॉन्फ्लिक्ट कैसा है। सिमिलरली यहाँ पे हम सेक्युलर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो कंट्री है ना वो सेक्युलर होना चाहिए या तो रिलीजियस होना चाहिए। रिलीजियस क्यों, नहीं बताता हूँ। 1991 में क्या हुआ, एलपीजी आया। एक सेकंड, एलपीजी आया। अब एलपीजी से क्या, अब आपको क्या लग रहा है किसका बेनिफिट हुआ होगा, सोशलिस्ट वालों की कैपिटलिस्ट वालों का। तो आपको आपको नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा संविधान के साथ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा संविधान ने स्पेशलिस्ट बात कर रहा है कि क्या सोशलिस्ट होना चाहिए मतलब समाजवादी होना चाहिए। जब आप रिफॉर्म करते हो एलपीजी 99 पे लेके आते हो तो सोशलिस्ट कहाँ रहता है, राइट। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गई, घट गई। और जो पूंजीवादी है कैपिटलिस्ट, यहाँ पे आप एफडीआई की जब बात करते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एलपीजी का ही एक तरह से रिफॉर्म्स का पार्ट है, तो फिर आप क्या करते हो, तो आपको इस टाइप का लिंक करना पड़ेगा चीज़ों को। एक चीज़ समझ में आ गई। सिमिलरली जब आप यहाँ बात कर रहे हो कि हमारा 1976 में अमेंडमेंट होता है, राइट, अमेंडमेंट होता है, और आपको नहीं लगता कि यहाँ पे 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगा था, इमरजेंसी लगा था भाई इंदिरा गांधी, है ना। अब कितना इमरजेंसी लगा था, 1962। ठीक है, पहला इंडिया चाइना वार। ठीक है, सिमिलरली फिर 1971, 75, राइट। और 97 एक साल के बाद ही क्या हो गया, क्या हो गया, इमरजेंसी लग गया। मतलब एक साल से पहले इमरजेंसी लगा 1975 में और बाद में अमेंडमेंट हुआ। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका देखो, अभी इस दौरान क्या होगा, जब इमरजेंसी लगा होगा तो डेफिनेटली आपका क्या होता है, फंडामेंटल राइट वगैरह जितने भी है, और खास कर जो ओपोजिशन लीडर है ना, ओपोजिशन लीडर कहाँ पे है, सब मैक्सिमम कहाँ पे होंगे, जेल में होंगे। और जेल में अगर होंगे तो आप बताइए, जब कोई भी, आप इसको 42nd अमेंडमेंट को यहीं भी आप ये भी लिख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से लघु संविधान। ठीक है, लघु संविधान। दैट मीन्स कि हमारा इम्पैक्ट इतना बड़ा था, इतना बड़ा था इस अमेंडमेंट में कि हम उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। लेकिन सिंस ये हमारा इमरजेंसी के दौरान लगाया गया, तो पार्लियामेंट में जो है, संसद में, पार्लियामेंट में, संसद में, संसद में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि तो सब तो जेल में पड़े हुए हैं, तो कहाँ से डिस्कशन होगा, राइट। और जितना डिस्कशन होना चाहिए था, डिबेट होना चाहिए था, क्यों, संसद किस लिए बना है, हमारा डिबेट के लिए बना है, डिस्कशन के लिए बना है। जैसे कि मैंने अभी संविधान सभा के बारे में बात कर रहा था, राइट। यहाँ पे जो लीडर्स थे, है ना, संविधान सभा में, है ना, वो जब वहाँ डिबेट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उन लोगों का एक ही मकसद था कि हम नेशन बिल्डिंग कैसे कर पाए। सिमिलरली जब भी कोई चेंज करते हो संविधान में, तो आप कहाँ पे करते हो, मतलब संसद में डिस्कस करते हो, डिबेट करते हो, आर्गू करते हो, है ना। आपका जो रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी, तो सबसे मिलजुल के आप डिस्कस करते हो। बट इमरजेंसी के टाइम पे आप ये चीज़ लाना, तो कहाँ से ये कितने परसेंट सही है गलत है, बट आपको जब आंसर लिखोगे तो इसका आपको फेवर में भी देना है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में भी देना है। तो अब आप इतना डेप्थ में पढ़ोगे तभी तो चीज़ कर पाओगे, राइट। चलिए पूछ लेते हैं कि कोई किसी का डाउट है तो, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ओके, 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 ऑल राइट, हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस डेप्थ में जाके पढ़ो, है ना, क्योंकि देखिए आपको सिविल सर्विस क्या होता है, आपको एक, इसीलिए मैं बोला ना कि ये क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होता है। मैं फिर से एक चीज़ बता देता हूँ आपको, है ना, सिविल सर्विस इज ए जनरलिस्ट, है ना। आप पढ़ोगे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉपिक भी है, जन, GNERA, जनरलिस्ट वर्सेस, आप म्यूट हो जाइए, आपका आवाज हो रहा है, ठीक है, ओके, स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
जितना मैंने चीज़ें बताया, ये आपको उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका इसलिए मैंने बताया ना यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स। आपको अगर सेकंड कैटेगरी में आना है, सेकंड कैटेगरी में आना है, कहाँ गया वो चीज़ आपको पता है जो एनालिटिकल स्किल्स वाला, यहाँ पे इनोवेशन और एनालिटिकल स्किल्स। बट खाली आपको क्या करना है, चीज़ों को समझ लेना है ना। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ो, ठीक है, डीडी बसु पढ़ो, ठीक है। आप खाली देखो कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। आप उसको डिटेल्स में जाकर पढ़ने की कोशिश करो। जो होता है ना स्पून फीडिंग वाला है ना, जैसे बताया कि आपको सबको पके पकाए आज की डेट में चाहिए, ठीक है। अगर देखता हूँ ना मैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा थोड़ा सा बना देता हूँ ना, तो वो लोग कहते हैं सर थोड़ा सा स्पीड पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए। आप लोगों के पास इतना पेशेंस ही नहीं है, तो उसको क्या चाहिए, रेडीमेड नोट्स चाहिए, रेडीमेड नोट्स चाहिए। और नोट्स में भी कैसे, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में चाहिए, तब वो बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो पढ़ेगा भी नहीं, ना ही आपसे वो संस्था से जुड़ेगा। कोई बच्चे तो इस कैटेगरी के, तो ऐसे बच्चे क्या है, इसकी संख्या ज़्यादा है। मतलब जो खुद से, जिसको बोलते हैं कि अपना स्किल्स इम्प्रूवमेंट कीजिए, एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूवमेंट कीजिए, आंसर को लिखिए, है ना, आंसर को लिखिए, है ना, आंसर को अपना वेरीफाई कराइए, ठीक है, वेरीफाई कराइए, है ना। तो फिर आपको लगेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये कहीं पे लैग हो रहा है। आप बताइए, जितना चीज़ मैंने अभी आपको बताया, कौन सा नोट्स में, आप बताइए कि जो हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो इमरजेंसी का जिक्र होगा, कौन सा नोट्स पे होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल देंगे, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप वीडियो में बने रहे तो आपको फील होगा कि रियल में सिविल सर्विस का पढ़ाई कैसे किया जाता है। फिलहाल इतना तक, अभी किसी को डाउट, तो आपको उस डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि पूरा लक्ष्मीकांत भी पढ़ना पड़ेगा, डीडी बसु भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्लास 11 का एनसीईआरटी जो है पॉलिटिकल साइंस का वो भी पढ़ना पड़ेगा, नो। कोई एक बुक पढ़िए, एक बुक, कोई सा भी जो आपको लगता है कि समझ में आ रहा है मेरे को, है ना, उसको एक को पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। यहाँ तक कि मैं बोलूँगा बिना एनसीईआरटी के, मतलब बिना ये सब बुक का भी पॉलिटी अच्छे से समझ सकते हो, सिर्फ आप अगर एनसीईआरटी को भी पढ़िएगा तब। लेकिन नहीं, एनसीईआरटी पे आपको बिलीव नहीं होगा, आपको हाई फाई बुक की चाहिए, बड़े बड़े कोचिंग के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और एंड ऑफ द डे आप पढ़ाई भी नहीं करते, ठीक है। जो रियलिटी आपको थोड़ा बुरा लगेगा, बट रियलिटी बता दो, ठीक है। चलो हम अभी इस डिस्कशन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका जो डाउट था क्लियर हो गया, ठीक है। और मैं आपको अभी क्या बता रहा था, चलो हम किस डिस्कशन पे थे अभी, ओके, नेशन, ओके, अभी दो क्वेश्चन मैं पूछा आपसे, है ना। आप अ, अच्छा पॉपुलर सॉवरेनिटी में, अच्छा किसी को डाउट है, अच्छा आपका मैसेज ठीक है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं ऐसे वापस आते हैं। ओके, आपका डाउट है तो डाउट क्लियर करना जरूरी है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब मैंने क्या बताया, है ना, जो लोकप्रिय, लोकप्रिय संप्रभुता, राइट, मैंने यही बताया, लोकप्रिय संप्रभुता बताया, राइट, लोकप्रिय संप्रभुता, यही होता है, ठीक है। ये इधर होता है शायद संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, देखो, सॉवरेनिटी का मतलब सबसे पहले देखिए कि जब आपका कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है, ऐसा कुछ होता है बॉर्डर इसका, ठीक है, ऐसा बाउंड्री है। तो सबसे पहले पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है ना, जो आपका, देखिए यही सब कीवर्ड होता है, मैं आपको फिर कीवर्ड लिख के बता रहा हूँ, है ना। अल्टीमेट पावर, एक पावर लिखना, बहुत लोग लिखेगा क्या, अल्टीमेट पावर, मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्टीमेट पावर। एक बहुत सारे बच्चे लिखेंगे सिर्फ पावर, वो लोग बोलेंगे कि जो जिस देश का जो शक्ति है ना, पावर है, अथॉरिटी है ना, वो उसका क्या है, पीपल है, ठीक है। किसके पास है, जनता के पास है। मतलब अल्टीमेट पावर मतलब क्या, गवर्नमेंट हटाने का भी, है ना, गवर्नमेंट चुनने का भी। अल्टीमेट पावर और पावर, देखिए वर्ड में ही कितना डिफरेंस आ गया, ठीक है। अल्टीमेट लिखोगे तो आपका वर्ड का वजन कैसा लग रहा है, ठीक है, और सिर्फ पावर शक्ति लिखोगे तो कैसे लिखेगा, मतलब कैसे दिखेगा, राइट। अब बहुत लोगों को, हिंदी वालों को लगेगा कि अल्टीमेट का मतलब क्या हुआ, राइट। तो अल्टीमेट का मतलब क्या हुआ, तो एक तरह से आप ये बोल रहे हो कि जो असली, असली हो गया, असली शक्ति है, या तो अंतिम शक्ति ये भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट, अल्टीमेट पावर जो है, जो किसी भी सॉवरेन कंट्री का, है ना, किसी भी सॉवरेन कंट्री का मतलब एक तरह से एक प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है किसी भी सॉवरेन कंट्री का, कि अल्टीमेट पावर,
अल्टीमेट पावर, किस चीज़ का पावर, किस चीज़ का पावर, अल्टीमेट पावर एंड अथॉरिटी किसी भी स्टेट का, मतलब नेशन का और स्टेट का, ये लाई करता है उस कंट्री का जनता में, पीपल में। दैट्स वाई क्या कहता है इसको, हम लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब, इसको जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक जो है, आप अच्छा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा अगर आपको समझना है तो आप कैसे बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, मतलब जो इसका प्रोसेस है, आई मीन इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो देखिए, आप जब पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात आएगी ये, तो मैं थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या, मैंने बताया एक मैप बना देना, इस टाइप के, यहाँ पे जितने भी कंट्री, मतलब ये स्टेट है, लोग रह रहे हैं, ठीक है, और सबका, इस देश का, है ना, वही हमने क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अभी और जो ये सब कीवर्ड है अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, कौन सा कीवर्ड, इस जितने सारे कीवर्ड है, और उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, अच्छा है कि आपने पूछ लिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इतना तो समझ में आया कि जो असली शक्ति है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना, यहीं पे मैं लिखना चाहता हूँ, मैं इसको दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी इसका मतलब आपका ये हुआ कि इससे होगा क्या, फीचर क्या होगा, मतलब जो हमारा पॉपुलर सॉवरेनिटी है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। एक होता है कि आपका डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, ये क्या है, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। अब डेमोक्रेटिक फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का आधार ही यही होता है। तो अगर हम भारत को बोलते हैं कि विश्व का, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लोकतांत्रिक देश है, तो आधार आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का फीचर क्या हुआ, डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। सेकंड फीचर अगर देने की कोशिश करोगे तो आप क्या बोल सकते हो, कोई बता सकता है सेकंड फीचर क्या हो सकता है। सेकंड फीचर हम बोल सकते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। यही सब तो जो टर्म है पॉपुलर सॉवरेनिटी का फीचर्स है, और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश का आधार बनता है कानून का शासन, राइट। और क्या कर सकते हो आप यहाँ से, थोड़ा बहुत गुड गवर्नेंस को लाओगे क्या, गुड गवर्नेंस को थोड़ा लाएंगे लेकिन थोड़ा बाद में लाएंगे, ठीक है। और सिटीजन सेंट्रिक, आप ये बोल सकते हो कंसेंट ऑफ द गवर्न, और आप सिटीजन सेंट्रिक बोल लो, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व क्या हो गया, अब हम महत्व की बात करते हैं। महत्व की बात करेंगे तो, महत्व की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को जो है ना, यहाँ पे फाउंड आधार बना, इसको हम और मजबूती देंगे, ठीक है। मोर क्या करेंगे हम, यहाँ से जो आपका जो गुड गवर्नेंस वाला फीचर है ना, आप डाल सकते हो सारे गुड गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी डाल दिया आपने, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही तय करता है कौन, जब आपका डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करेगा, राइट। ट्रांसपेरेंसी भी डाल सकते हो, ये सब चीज़ क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता का ये। तो चलिए हम अभी फिर से डिस्कशन में आते हैं, जो हम जहाँ तक छोड़े थे, राइट। ये हम मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था, राइट, दो क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, उस पर हम आते हैं, राइट। हमने पूछा था दो क्वेश्चन, एक सेकेंड, कहाँ गया वो, सेकेंड, हाँ, हमारा जो कंट्री है क्यों होना चाहिए सेकुलर, आपसे पूछा था सेकुलर होना चाहिए या रिलीजन होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए, राइट। और एक चीज़ पूछा था आपसे कि सोशलिस्ट होना चाहिए या तो कैपिटलिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे पूछा सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट। तो सोशलिस्ट तो होना चाहिए, इसलिए हमने संविधान को संशोधन किया। बट आप फिर बाद में जाके 1976 से लेके जब 1991 तक पहुंचते हो, एलपीजी लाते हो, एफडीआई को अलाउ करते हो, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट हो जाता है, राइट। सिमिलरली हम सेकुलर और इसकी बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं, हम अभी अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकुलर की, राइट, सेकुलर की, हम बात कर रहे हैं सेकुलर, ऑल राइट, हम बात कर रहे हैं सेकुलर की, ऑल राइट, ओके। सेकुलर की, सेकुलर देखो, और रिलीजन, रिलीजियस और रिलीजन बोल दो,
मतलब हम धर्म की बात करते हैं, और हमारा संविधान क्या कहता है कि स्टेट हैज नो रिलीजियस, स्टेट हैज नो रिलीजन, मतलब राज्य या देश किसी के पास कोई मतलब धर्म नहीं है, ठीक है, सारा धर्म एक है। बट हम आपको बताओ, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा आपको बताने की बात कर रहा हूँ, मतलब समझाने की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है अभी, आप है ना, जो यूसीसी वाला काम है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या कह रहा है? आपको आपको नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये कह रहा है कि सबके लिए समान कानून, है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कह रहा है? अब हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, ये क्या कर रहा है ना, ये जो समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता संहिता, ये क्या कर रहा है? जब हम यहाँ पे, अभी हमें बताया ना, जो ये सब वर्ड है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, ओके, बाकी अभी भूल जाओ कि सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, राइट, और आपका क्या बताया अभी, सॉवरेनिटी, ये सब भूल जाओ अभी, ठीक है, ये सब पे हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी। और इक्वलिटी हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? इक्वलिटी हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। लेकिन जब आपको लग रहा है कि इक्वलिटी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो फिर ऐसा आपको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा आपका आंसर को, ठीक है। जब हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम समानता की तो बात कर रहे हैं देश में, ठीक है। अगर समानता की बात कर रहे हैं तो भाई हम रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं फिर? रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं आप बताइए, है ना? रिजर्वेशन जो है ये तो खत्म करना चाहिए। तो रिजर्वेशन मतलब जब हम दे रहे हैं तो फिर हम सबको समान नहीं कर रहे हैं, राइट। जनरल का कट ऑफ देखो एग्जाम में कितना जा रहा है, ओबीसी का कट ऑफ कितना जा रहा है, एससी का कितना जा रहा है, तो ये सब फिर आपका इक्वलिटी के खिलाफ हो गया ना, इक्वलिटी के खिलाफ हो गया। फिर हम वीमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, वीमेन राइट्स या तो वीमेन रिजर्वेशन की, तो फिर हम कभी बोलते हैं कि मेल और फीमेल बराबर होना चाहिए, ठीक है, बोथ आर इक्वल। तो फिर हम यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों दें? फिर हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो पिछड़ा वर्ग है, रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन भी होना चाहिए। तो क्या वो, जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो मान के चलिए जो कोई रिजर्वेशन का मान के चलो, कोई एससी का है, कोई एसटी का है, और इसका इनकम मान के चलिए 10 lakhs है पर ईयर, ठीक है, और कोई जनरल है फॉर एग्जांपल, और जनरल है उसका 2 lakhs है पर ईयर का इनकम, तो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। अभी कौन है इस केस में अच्छे पोजीशन पे, है ना, एससी वाला, लेकिन तब भी इसको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो अगेंस्ट से कॉन्ट्राडिक्टिंग। तो ये सब आपको दिमाग में चलना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिजर्वेशन, विमेन राइट्स, विमेन रिजर्वेशन बिल, ये सब आपको देना पड़ता है। तो और इसी को मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको यूनिकनेस दिखाना पड़ेगा, ठीक। इसी पे फिर आपको आते हैं कि हम, जैसे कि और एग्जांपल हमको देना हो फॉर इसी में, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो रिजर्वेशन है इसी पे डाल लिख नहीं सकते कि रिजर्वेशन जो है, हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और ये सोशल, तो ये वाला हमारा इकोनॉमिकल में आ जाता है, राइट, जॉब देना, आरक्षण देना, क्यों? लेकिन क्या ये हम सिर्फ कास्ट बेस पे दे, या इनकम बेस में होना चाहिए? यहाँ पे जैसे पता है कि किसी का इनकम, अगर एससी का इनकम ज़्यादा है तब भी वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, और जनरल है तभी, तो क्या ये कास्ट बेस पे होना चाहिए या इनकम बेस पे होना चाहिए? तो जो हमारा इक्वलिटी की बात कर रहा है, समानता की हम बात कर रहे हैं, तो असली समानता हमको कैसे मिलेगा? जो एक्चुअल समानता है, एक्चुअल इक्वलिटी है, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल समानता कहाँ से मिलेगा बताइए? तो ये सब आपको थॉट प्रोसेस आपका आना चाहिए, जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो खुद ब खुद आना चाहिए। ये सब कोई नोट्स में मिलेगा ना बुक्स में मिलेगा, ये आपका एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करने से आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहाँ पे कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये आपको देना चाहिए। अब यूनिफॉर्म, अब हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, अभी मैं इसको नहीं बताओ। तो ये सब चीज़ें जब लिखोगे आप, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें चल रही है, तो वो सब मतलब अभी न्यूज़ पे, तो उसका आपका आंसर में गहरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एक एक कीवर्ड का, है ना। आपने वो सब तो लिख दिया, है ना, कि ओरिजिनल प्रियम्बल में क्या था वो सब देखा, कि बाद में जो
लाया गया, कौन कौन सा, है ना। तो एक एक करके हम मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सॉवरेन है ना, SOVEREIGN, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, संप्रभुता। ठीक है, अभी सही लिख पाया ना हिंदी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप कैसे एग्जाम्पल दोगे, मजा आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है ना, आप डिसीजन कोई भी लो, है ना। इसका मतलब इंडिया सॉवरेन कैसे है कि जो हम डिसीजन लेते हैं एज ए इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी डिसीजन लेती है, डीसी, एक सेकंड ना, स्पेलिंग गलत हो गया, DECISION, ठीक है, जो भी डिसीजन लेती है वो फ्री होके लेती है ना, विदाउट एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है, मतलब बाहरी इन्फ्लुएंस, है ना, उससे फ्री होके खुद डिसीजन लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल अभी ले लो, उस एग्जाम्पल में मजा आ जाएगा, है ना। और किस टाइप के, फॉर एग्जांपल कोई अगर यूनाइटेड नेशन में है, ठीक है, यूएन में कोई हो रही है, जनरल असेंबली में मतलब कोई इवेंट हो रही है ना, ऐसा भी ना हो कि यूएन का प्रेशर पे आके हमने कोई डिसीजन ले लिया, कोई ब्रिस्क, फॉर एग्जांपल ब्रिस्क है ना, यहाँ पे इसके समिट में हमने कुछ ऐसा ले लिया, नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अभी का जो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी वाला है, ये क्या है, ये भी मल्टीनेशनल बॉडी है, ठीक है, मल्टी नेशन बॉडी है। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी होना है अभी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाकिस्तान इज ए होस्ट, है ना, पाकिस्तान क्या है, होस्ट कंट्री है। लेकिन इंडिया ने क्या बोला, इंडिया का जो आई मतलब जो बीसीसीआई है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया, राइट, काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, बीसीसीआई ने, कि हम क्या पूछेंगे, हम अपनी सरकार से पूछेंगे, क्या बोला बीसीसीआई ने, हम सरकार से पूछेंगे, अपनी सरकार से, हम अपनी सरकार से पूछेंगे कि हमें क्या जाना चाहिए पाकिस्तान या नहीं जाना चाहिए। का मतलब आईसीसी का प्रेशर में, क्योंकि आईसीसी क्या मल्टीनेशनल बॉडी है, यहाँ बहुत सारे देश हैं, तो बहुत सारे देश अगर चाहता कि भाई पाकिस्तान होस्ट है, सब कोई आ रहा है, तो आप भी आ जाओ, सिर्फ आप अकेला ऐसा देश क्यों है कि यहाँ पे आके फैलाना नहीं चाहते। लेकिन ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन परफेक्टली फिट बैठता है सॉवरेनिटी का, मतलब नहीं, हमको जो लगेगा सही, हमको जो गलत लगेगा, एज ए नेशन बेनिफिट, है ना, एज ए नेशनल इंटरेस्ट और ए नेशन इंटरेस्ट, ठीक है, हम जो देश के इंटरेस्ट में सही होगा वही डिसीजन लेंगे। तो ये इंडिया का फैसला था कि हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। तो तो इस टाइप के डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी, ठीक है। अभी ये सॉवरेनिटी में आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे यूएन हो, ब्रिस्क हो, आईसीसी हो, डब्ल्यूटीओ हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन हालांकि इसमें भी पेच है। डब्ल्यूटी का जब जिक्र किया, जब डब्ल्यूटी का आप करते हो, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे क्या करते हो, जब ये ट्रेड के लिए होती है बेसिकली, है ना, ट्रेड के लिए, तो जो रूल्स एंड होती है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो यहाँ से आपका सॉवरेनिटी की जितनी आपको वैल्यू है वो आपसे कम हो जाती है, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ अपने हिसाब से रूल बनाती है, ठीक है। अगर आप चाहोगे नहीं, हम डब्ल्यूटीओ के खिलाफ चले जाए, तो फिर आपके साथ, आपका देश के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। अब ट्रेड नहीं करेगा तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और फाइनली आपका जीडीपी पे भी असर पड़ेगा। तो हर चीज़ का प्लस है, माइनस है, बट जब आप सॉवरेनिटी का लिखोगे, ये एग्जाम्पल दोगे, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया, ये क्या हो गया, तरह से नेगेटिव में हो गया, गैस में चला गया, डब्ल्यूटीओ। तो इस टाइप का चीज़ों को आपको लिंक करने की जरूरत होती है, राइट। तो और सॉवरेनिटी से क्या होता है, हमें अपने आप को प्राउड फील होता है कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा देश के हित के लिए प्राउड फील होता है ना, प्राउड मोमेंट, ठीक है। आ गया सॉवरेनिटी का मतलब, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सॉवरेनिटी का मतलब। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सोशलिस्ट का, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या होता है, मतलब समाजवादी। अब समाजवादी का क्या होता है, फॉर एग्जांपल, इसका मतलब समाजवादी का तो हिंदी मीनिंग हो गया, सोशलिज्म एक टर्म आता है, सोस सोशलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। अब सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ, आप कोई बता सकता है कि सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ।
एक्चुअल में हम सोशलिज्म हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा, पूछ रहा हूँ, मतलब इसका लिटरल मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। सोशलिज्म ये होता है समाजवाद, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है ना दोस्तों, कि इसका मीनिंग होता है कि जितना भी संसाधन है गवर्नमेंट का, उसका क्या करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब जितना भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक आप लोग को बोर नहीं हो रहे हो ना, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, मतलब आपको लगा कि मैं बोले जा रहा हूँ। किसी कोई डाउट? ठीक है। अगर कुछ होगा तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, है ना। ये वाला बड़ा है, हैंड रेज जैसे करेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है। एटलीस्ट आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप लोगों को बता रहा हूँ, बट ऐसा आप नहीं पढ़ोगे तो आपका फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। रिसोर्सेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि जो समान वितरण होना चाहिए, यही सोशलिज्म कहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर गरीबी है, ठीक है, गरीबी को क्या करना है, कम करना है, अमीर को गरीब से कम करना है। कैसे करोगे, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग, मतलब कम करना, गरीबी मतलब पॉवर्टी, ठीक है, एंड असमानता मतलब इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, उसके लिए है ना बहुत सारे वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी क्या है, योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे प्रयास कर रही है, कल्याणकारी योजनाएं। फॉर एग्जांपल कुछ देने की बात करो, आपने मिड डे मील का नाम सुना हो, मिड डे मील ये कैसा है, इसलिए है, मिड डे मील हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा गरीब है ना, पुअर है, पुअर से पुअरेस्ट, है ना, उसको क्या हो, एजुकेशन दे पाए, ठीक है। और ताकि हमारा गरीब और अमीर के बीच की जो एजुकेशन गैप है, इसलिए हम इसी एजुकेशन से याद आया, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। ये सब क्या है, मिड डे मील, राइट टू, फिर एजुकेशन एक्ट, यहाँ पे दूसरा और लिख सकते हो, मनरेगा, मनरेगा, मनरेगा भी क्या करता है, वेलफेयर स्कीम है, गरीबों को क्या करती है, रोजगार पैदा करती है, देती है, ठीक है। तो ये सब सोच, आपको क्या लग रहा है, ये सब आपको कौन सा बुक में इस टाइप का मिलेगा बताइए। तो आप सोशलिस्ट जब पढ़ते हो तो आपको बुक में ये सब मिलेगा, मिड डे मील, एजुकेशन, राइट टू एक्ट, मनरेगा, ठीक है, डेफिनेशन मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा कि इतना, बट एग्जाम्पल मिलेगा, नहीं मिलेगा। और जो एग्जाम्पल देगा वही क्या होगा, आपसे 1 नंबर 2 नंबर जिन्हें बताया कि सब में क्वेश्चन में लेके आएगा, और तो फाइनली वो बाजी मार के चला जाएगा, राइट, हमारा है। लेकिन इसका भी, ये तो हमने पॉजिटिव बता दिया कि गवर्नमेंट कर रही है ऐसा, इसमें भी नेगेटिव है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नेगेटिव ये है, डब्ल्यूटीओ में पेच है ना, वहाँ पे आपको सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। यहाँ पे भी आपको, अगर आपको क्या लग रहा है, जो केजरीवाल दिल्ली में कर रहा है, केजरीवाल जो दिल्ली में कर रहा है, या जो अभी हेमंत सोरेन कर रहे हैं झारखंड में, हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं झारखंड में, अगर आप इस टाइप का कल्याणकारी योजनाएं अगर बहुत सारा देंगे, फॉर एग्जांपल, इसका मैं नेगेटिव में बात कर रहा हूँ अभी, नेगेटिव में फॉर एग्जांपल मैया सम्मान योजना आप जो दे रहे हैं, मैया सम्मान, तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो वहाँ पे बाधा आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास मतलब एक लिमिट तक कल्याणकारी योजना इज फाइन, मतलब एक लिमिट तक हो गया, बट अगर आप उसको एक्सेसिव कर दे रहे हो, मतलब अत्यधिक कर दे रहे हो, अत्यधिक, तो आपका इकोनॉमिक, क्योंकि आपका बजट को ही खाली कर देगा ये, ठीक है। तो अत्यधिक सोशलिस्ट होना भी अच्छा नहीं है, इसीलिए हम आजकल किसमें, मतलब जो 99 का रिफॉर्म्स था, इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया था, राइट। तो सोशलिस्ट होना, प्रियम्बल में देना इज ए गुड थिंग, बट सबका अपना एक लिमिट तक है, नहीं तो आप मिड डे मील देते जाएंगे, है ना, मनरेगा जैसा सबको अगर देने जाएंगे, या तो केजरीवाल जैसा पानी फ्री, है ना, बिजली फ्री, बस फ्री, है ना, आपका तीर्थ यात्रा फ्री, ठीक है, यहाँ पे मैया सम्मान में सबको 2,500, नो सेंस, फिर अत्यधिक सोशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में, कि अब यहाँ पे तो हर का पॉजिटिव नेगेटिव आप जब तक नहीं देंगे, तो ऐसे में बहुत दे सकता हूँ फ्रेंड्स, है ना। तो सेकुलर का भी दे सकता हूँ, है ना, ये जैसे अभी तीसरा वाला जो था सेकुलर, मैंने बताई तो ऑलरेडी मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, सेकुलर वाला क्या था,
सेकुलर की जो यूसीसी है, यूसीसी क्या है, वो एक तरह से समान नागरिकता जो संहिता है वो सेक्युलर के खिलाफ अगेंस्ट में है। ठीक है, ये भी आप डाल सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी अभी ज़्यादा टाइम आप लोगों को लूँगा नहीं। रिपब्लिक वाला है, फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, आपका गणराज्य बेसिकली इसका मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट। राष्ट्रपति का एग्जाम्पल सबको दिया जाता है ना, हेड ऑफ स्टेट, है ना, कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होता है वो इलेक्टेड होता है ना, इलेक्टेड होता है, नॉट सेलेक्टेड, है ना, इलेक्टेड होता है, सेलेक्ट नहीं होता है। जो मोनार्की वाला सिस्टम है ना कि नहीं यही होगा, नॉट सेलेक्टेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड है रिपब्लिक। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपका जो एक यहाँ पे आपका चीज होता है, आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो यही चलो एक और दे देते हैं हम। इक्वलिटी वाला जो हमने बात किया, इक्वलिटी से आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है, आपको नहीं लग रहा है कि डायनेट जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो इक्वलिटी को थोड़ा सा हैम्पर कर रही है, चैलेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हेमंत सोरेन का ही एग्जांपल ले लो। शिबू सोरेन पिता थे उनके, है ना, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन से बसंत सोरेन, फिर सीता सोरेन, गीता सोरेन, है ना, XYZ सोरेन। फिर उसकी वाइफ क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार हेमंत सोरेन की, यार नाम ही याद नहीं आ रहा है उसका, क्या नाम है, जो भी नाम है ना, अ, कल्पना सोरेन, राइट, कल्पना सोरेन। उसके बाद उसका बेटा एक्स सोरेन, उसका बेटा वाई सोरेन। तो ये क्या है? तो फिर आप इक्वलिटी क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी की कैसे बात कर रहे हो? ये इक्वल अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना हुआ, ये क्या हुआ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हुआ। सिमिलरली लालू यादव की बात कर लो, लालू यादव, तेजस्वी यादव, उसके बाद फिर M यादव, Y यादव, Z यादव। ठीक है, इधर कांग्रेस में भी सेम सिचुएशन है ना, और भी बीजेपी में वो सारे से हो सकते हैं। बट यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी को भी तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। अब ओके, अब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम, इतना काफ़ी हो गया कि हम और डिस्कस करें? चलो पूछ लेते हैं ना, मैं तो बहुत, मुझे लग रहा है कि 1 डेढ़ घंटा हो गया होगा, है ना। ऑलराइट, ओके। ओके, तो बेसिकली हमारा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ये करूं, क्या बोलते हैं, कि यहाँ पे सिर्फ अपना नॉलेज को ये करूं, बट चीज़ें समझ में आ रही है ना कि मैं किस डायरेक्शन पे आपको मतलब तैयार करने की ज़रूरत है, राइट। यहाँ तक सबको उम्मीद हो गया? ऑलराइट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो चलिए हम थोड़ा सा Q&A पे जाते हैं, अदरवाइज हम, राइट, ओके, बोलिए। हाँ, ओके, सुनाई दे रहा है, हाँ। ऑलराइट, देखिए हम क्या करेंगे आपको, हमारा जो इस प्रोग्राम का पार्ट बनेगा, आज एक और, ठीक है, समझ गया, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मीट पे चले जाइए। देखिए हम क्या करेंगे, आपका जो इस प्रोग्राम का पार्ट है, हम आपको स्पून फूडिंग नहीं कराएंगे। जैसे बताया कि सबको पका पकाया चाहिए ना, कि नोट्स दे दो, हाँ सब कुछ पढ़ा दो, इस टाइप का नहीं। आपको पढ़ना खुद है, and आपका स्किल डेवलपमेंट खुद करना होता है। जब तक कोई चीज़ घिसता नहीं है तब तक उसमें निखार नहीं आता, ये चीज़ आपको पता है। तो मैं आपको गाइड करूँगा। गाइड कैसे करूँगा? सप्ताह में 1 2 दिन, है ना, ऐसे 2 दिन का मैं टारगेट रखा हूँ कि सप्ताह में 2 दिन आप लोगों को क्लास लिया जाएगा। तो अभी भी सप्ताह में 2 दिन होगा, बट जनरली सैटरडे संडे को मैं प्लान करूँगा। इन केस कोई इमरजेंसी केस होती है तो बीच में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट मोस्टली 2 क्लासेस, ओके। उसमें क्या होगा, 2 क्लासेस में मैं आपको आ, और मतलब ऐसे आपका क्या होगा, जितने भी डाउट सेशन, क्लारिफिकेशन, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स को कैसे इंक्लूड करते हैं, कौन सा गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, कहाँ पे एग्जैक्ट फिट होगा, जैसे कि मैंने आपको सोशलिस्ट का बताया, राइट, अभी और सारे जितने बताया अभी। तो ये सब चीज़ें आपको जब तक ये वाला इम्प्रूवमेंट ना किसी बुक में मिलेगा, मतलब ये जो स्किल सेट कैसे इम्प्रूव करना है ना, एग्जाम्पल किसी बुक में मिलेगा ना कहीं कोचिंग में मिलेगा, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है, राइट, कि जो इस फील्ड में बहुत दिनों से है, इस सर्विस को, मतलब इस एग्जाम पैटर्न को काफ़ी डिटेल से समझता है, राइट। तो ये आपका एक तरह से उस लेवल में गाइड करूँगा, है ना। ये आपको नहीं कि चलिए है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम आपको क्लास ले रहे हैं, जिसमें से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये मेहरगढ़ यहाँ पे है, राखीगढ़ी यहाँ पे है, लोथल यहाँ पे है,
है ना। उस वो तो एक बच्चा भी जिसको थोड़ा पढ़ने आता है, रीडिंग पढ़ने आता है, क्लास 6 7 से आपका वो सब शुरू हो जाता है। और ये सब भी क्या है, सिविल सर्विस का जितना भी सब्जेक्ट है क्या है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से सब कुछ समझ सकते हो। और सब ग्रेजुएट, यू आर ग्रेजुएट है ना, सारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं जेपीएससी का फॉर्म जो डाल रहे हैं। तो ग्रेजुएट के अगर आप सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ने के लिए कोचिंग जा रहे हो, देन इट्स मेरे हिसाब से इट्स कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। हाँ, कोचिंग जा रहे हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को बेनिफिट हो रहा है, टॉपिक को इंटरलिंक कर पा रहे हैं। उनको मेंस राइटिंग में क्या होता है कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आपको रातों रात आप समझ में नहीं आएगा। इसी टाइप के हर वीकेंड में जुड़ोगे, समझोगे, हर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इसी टाइप से, है ना। और आपको नोट्स जो है वो बिल्कुल सिंपल, ऐसा पूरा डिटेल्स नोट्स नहीं रहेगा आपका। उसमें सिर्फ कीवर्ड टाइप का नोट्स रहेगा कि हाँ ये टॉपिक है तो मुझे ये कीवर्ड यूज करना है। अब कैसे यूज करना है वो सब मैं आपको क्लास में बताऊंगा, इस टाइप, जैसे आज भी एग्जांपल दिया, ठीक है। बट इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि अदरवाइज तो हमारा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। बट आपको इतना बता दूंगा कि हाँ कौन सा टॉपिक पे क्या क्या हो सकता है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव और बैलेंस आंसर कैसे लिख सकते हैं, राइट। और किसी को कोई डाउट? अच्छा ठीक है, तो आज का सेशन कंबाइन करते हैं, है ना। जो भी हो आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।